हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने न्यूट्रिशन पूरा आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है। ये लगभग 2.5 घंटा का वीडियो था। इस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में सारी टॉपिक्स को बताए। तो उसी टॉपिक को हम एक शॉर्ट वीडियो में समराइज करेंगे और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर किन्हीं को रिवीजन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट की होंगी और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का क्या, वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस वो सभी प्रोसेसेस को कहते हैं जिसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। अगर कोई एक प्रोसेस काम करना बंद कर दे तो हम अपनी जिंदगी को कभी भी गुजारने के बारे में सोच नहीं सकते। तो ये लाइफ प्रोसेस के बारे में आपके लिए जो लाइन एनसीईआरटी ने कहा है वो मैंने लिखा है। लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस दैट आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने वाले सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करते हैं उन प्रोसेस में हम लोग के 4 प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन। उससे क्या होता है, फूड को इनटेक करके एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या बनता है? एनर्जी बनता है। तीसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, जो ग्लूकोज है वो बना था तो उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वजह से एक स्थान से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस था उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको बॉडी के अंदर से रिमूव कराया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर ह्यूमन में बात करें तो वो यूरिया के फॉर्म में होता है, अगर फिशेज में बात करें तो वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, और अगर हम लोग बात करते हैं बर्ड्स में तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो वो सब हम लोग आगे न्यूट्रिशन के बाद जो हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में देख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि दिस प्रोसेस क्या। तो दिस प्रोसेस हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रोथ, मेंटेन, प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड देयर सराउंडिंग्स। ये प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में भी हेल्प करते हैं, ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और रिस्पॉन्स देयर सराउंडिंग्स, आसपास के इन्वायरमेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करने में भी मदद करते हैं। तो देखो लाइफ प्रोसेस का बेसिक्स क्या होता है। तो देखो लाइफ प्रोसेस में हम लोग का क्या होता है, तो देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस टू सस्टेन देयर लाइफ। कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो वो अपने लाइफ को सस्टेन, अपने लाइफ को गुजारने के लिए यूज करते हैं। उन लाइफ प्रोसेस में से जो मेन प्रोसेस है जिसको लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है उनमें सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बगैर लाइफ अधूरी है, ये लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा है हम लोग का एक्सक्रीशन, ये हम लोग का फोर्थ पार्ट है। थर्ड हम लोग का है रेस्पिरेशन, जो हम लोग का सेकंड पार्ट है, और ये ट्रांसपोर्टेशन है जो हम लोग का थर्ड पार्ट होने वाला है। ये 4 क्या है? ये 4 हम लोग का लाइफ प्रोसेस है। अब देखना यहाँ पे हमने कुछ और टॉपिक को ऐड किया है जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स देयर स्टिमुलाई। ये सब टॉपिक में आप लोगों को डाउट आता है कि आखिर सर ये सब क्या होगा। तो याद रखना कि मूवमेंट क्या है कि एक ऑर्गेनिजम्स के लिए सस्टेनेबल हम लोग देख सकते हैं, ये एग्जांपल है। इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। मतलब कि इंटरनल मूवमेंट से हम लोग ये शो कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सारा दिया हुआ है टॉपिक, ये सब क्या है? तो ये सब आपका वो टॉपिक्स है जो फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। बट ये याद रखना कि इनमें से 4 बहुत जरूरी प्रोसेस है जिन्हें हम लोग लाइफ प्रोसेस में रखते हैं। एक हो गया न्यूट्रिशन, एक हो गया एक्सक्रीशन, एक हो गया रेस्पिरेशन, एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद एनसीईआरटी का एक लाइन है कि रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल की जिंदगी गुजारने के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। अब ये लाइन को आप फिर से समझो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि कोई कपल है, वो कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो क्या वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है या नहीं गुजार सकता? तो याद रखना कि अगर कोई कपल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो अपने स्पेसीज को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस में शामिल नहीं करते हैं, ना ही ग्रोथ को लाइफ प्रोसेस में करते हैं, ना ही रेस्पॉन्स देयर स्टिमुलाई को करते हैं। तो हम लोग किस किस चीज को लाइफ प्रोसेस में करते हैं? तो पहला हो जाएगा हम लोग का न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाएगा हम लोग का रेस्पिरेशन, तीसरा हो जाएगा हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा हो जाएगा हम लोग का एक्सक्रीशन। तो ये सभी लाइफ प्रोसेस में शामिल होते हैं। अब इसके बाद की टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीज के बारे में हमने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो देखो लिविंग
ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो लिविंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर लाइफ होगा। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ होगा उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म ही वही होते हैं कि जिसके अंदर लाइफ होता है। तो यहाँ पर देखना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ फीचर्स है कि वो क्या होंगे, सेल के बने हुए होंगे, साथ ही साथ उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या करेंगे, वो ग्रोथ भी करेंगे और उसका डेवलपमेंट भी होगा, वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे और अपनी स्पेसिस को आगे बढ़ाएंगे, और वो रिस्पॉन्स देयर स्टिमुलाई, जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी इन्वायरमेंट से उनको सिग्नल मिलेगा उसके थ्रू वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका वो क्या करेंगे, आंसर देंगे। साथ साथ क्या है, मेंटेन होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस ये कहता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको मेंटेन करता है। अब इसके बाद एक्सक्रीट वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको एक्सक्रीट करके बॉडी से बाहर भी निकालता है। तो ये सब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर होते हैं। अब यहाँ पे नीड एनर्जी का मतलब ये है कि हम लोग का न्यूट्रिशन का टॉपिक है, और इसी से हम लोग का रेस्पिरेशन भी लिंक हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आता है, तो वो सब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का, शॉर्ट में ये समझ ले कि लाइफ प्रोसेस आर द वाइटल एक्टिविटीज। ये बहुत ही वाइटल एक्टिविटीज है दैट कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड हेल्प्स इन सर्वाइवल। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जिसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहला न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और एक्सक्रीशन देखेंगे। तो ये हम लोग का रिवीजन सीरीज है, इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड पेज है उसमें मेटाबॉलिज्म की बात की गई है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन चाहे प्रोटीन से अमीनो एसिड बने, चाहे डीएनए से आरएनए बने, चाहे आरएनए से प्रोटीन बने, या फिर एंजाइम्स बने, सब रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग, ये क्या है, तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ टोटल रिएक्शन, या मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं सभी को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग, तो सभी को मिलाकर हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये रिएक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि लाइफ को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब इस मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला जो होता है वो है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वैसे पहला जो होता है वो है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वैसे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कहते हैं, वैसे प्रोसेस को जिसमें सिंथेसिस होता है। मतलब देखो, ए से हो गया एनाबॉलिज्म और ए से हो गया एडिशन, जिसमें कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, उसे हम लोग एनाबॉलिज्म में रखते हैं। तो लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर आप लोग से हम एक बात पूछते हैं तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन होता है, जिसे हम लोग वाटर बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और साथ ही साथ हम लोग का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों जब मिलता है तो ये बनाता है क्या, तो ये बनाता है C6H12 और O6 बनाता है। मतलब कि ये बनाता है क्या, ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि इसका और इसका एडिशन हो रहा, और ऐड होने के बाद एक कंपोनेंट बन रहा या एक सब्सटेंस बन रहा जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस में आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोटीन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है अमीनो एसिड और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ऐड होते हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन भी क्या होता है, वो सिंथेसिस हो रहा। अब एक चीज और याद रखना कि जिसके नाम के साथ सिंथेसिस आए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस को देखते हैं। अब आते हैं एक है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म, कैट का मतलब होता है कट, कैट का मतलब हिंदी में अगर सुनो तो कटा, लग रहा है कि काटना, तो काटना का मतलब यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये होता है ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होता है ना बाबू कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, और इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल आपका दो याद रखना, पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है डाइजेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी लेते हैं। और यही अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग का कैटाबॉलिक रिएक्शंस में आएगा, या कैटाबॉलिज्म इन्हें बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक एग्जांपल है, तो लिख सकते हैं रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म है। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो हम लोग का एनाबॉलिज्म है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन पे, जो टॉपिक हम लोग का यहाँ से शुरू होता है, तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं बाबू। देखो न्यूट्रिशन क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और क्या करते हैं, तो इसे यूज करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ लेते हैं, रिपेयर करते हैं खुद को और मेंटेन देयर बॉडी, अपना बॉडी को भी मेंटेन करते हैं। देखना इसको नॉर्मली लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो ये आप लोग समझना
मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि किस तरह से हम लोग फूड अंदर इनटेक कर रहे हैं और इसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, इसे ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये दो टाइप में डिवीजन इसका हम लोग कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा न्यूट्रिशन का डिवीजन वो हो जाएगा हम लोग का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है खुद से, तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं। अब देखना यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो याद रखना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाएगा तो वो हम लोग का ऑटोट्रॉफ होगा, लेकिन वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक से फूड बनना चाहिए। मतलब कि वो H2O यूज करता है और CO2 यूज करता है, साथ ही साथ हम लोग का ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, और आप लोग को मैंने बताया था कि जिस भी कंपोनेंट में C, H और O ये तीनों हो वो हम लोग का क्या है, तो वो हम लोग का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और जिस कंपोनेंट में ये तीन में से कोई एक भी ना हो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो हम लोग का देखना यहाँ पे O है, H है, लेकिन क्या है, C नहीं है। यहाँ पे C है, O है, लेकिन H नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज में C भी होता है, H भी होता है और O भी होता है। मतलब कि ये ऑर्गेनिक बना, और किससे बना, ये इनऑर्गेनिक से बना। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाएगा। हेटेरोट्रॉफिक में अगर हम लोग आते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक में देखेंगे वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो उसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग रखते हैं। अब देखना हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर ऑटोट्रॉफिक की हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग दो क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें लाइट एनर्जी से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें याद रखना, इसमें सोर्स क्या होगा एनर्जी का, तो वो लाइट होगा। तो लाइट एनर्जी से जो खाना अपना बनाएगा उसे फोटो ऑटोट्रॉफ रखेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी से अपना फूड बनाएंगे उसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। और फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल है आपका ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, और आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी के साथ साथ आपका कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बैक्टीरियाज है, लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया का नाम ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो उसके अंदर नॉस्टॉक आते हैं, एनाबीना आते हैं, स्पाइरुलिना आते हैं और ऑसिलाटोरिया आते हैं। तो ये चार ग्रुप आते हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ दोनों देख चुके हैं। अब हम लोग हेटेरोट्रॉफ की बात करते हैं। तो अगर हेटेरोट्रॉफ अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक में, तो हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग का चार टाइप का बात करते हैं। तो देखना, ये जो फर्स्ट पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक है, तो ये लोग बाहरी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बाहर से कर लेता है, मतलब कि फूड को बाहर ही तोड़कर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करता है कि फूड को इंटेक करता है, इंटेक करने के बाद उसको अंदर डाइजेस्ट करता है, उसके बाद एसिमिलेशन करता है और उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करके एनर्जी यूज करता है। तो ये क्या होता है, फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ये सब में क्या है, बॉडी के बाहर ही फूड का ब्रेकडाउन होगा। अब हम लोग आते हैं इन टॉपिक पे, तो इन टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का जो हेटेरोट्रॉफिक है उसको चार कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। पहला है क्या, तो पहला है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट का मतलब होता है कि किसी पर डिपेंड रहना। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसी पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, फूड इज टेकन फ्रॉम अ लिविंग होस्ट व्हिच इज हार्म्ड। तो इसमें ये समझना कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर डिपेंड है। जो पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे पर ये डिपेंड है, तो ये डिपेंड है ना, तो ये एक भी परसेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा नहीं देगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं कि ये है अगर ह्यूमन, ये हम ह्यूमन का ऐसे बता देते हैं आप लोग को नॉर्मल सा। तो याद रखना आप कि ये है एक हम लोग का ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर कोई बैक्टीरिया आके बैठ गया, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि वो ह्यूमन के अंदर कोई फायदा नहीं देता सिवाय नुकसान के। तो वो क्या करता है, ह्यूमन के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और खुद की जिंदगी गुजारता है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो किसी होस्ट पर, जो किसी प्लांट पर या किसी एनिमल पर, अब देखना ये ऊपर भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, तो उस पर रहकर जिंदगी गुजारे और उससे एनर्जी ले, बदले में उसे कोई फायदा नहीं दे, सिर्फ नुकसान दे, मतलब कि वो सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं। तो इसका एग्जांपल में आप लोगों का आएगा, पहला आ जाएगा कस्क्यूटा, सेकंड आ जाएगा टेपवर्म। तो हम लोग ये देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डेड एंड डीके सब्सटेंस से लेते हैं। तो उनमें से एग्जांपल आपका आएगा मशरूम और ब्रेड मोल्ड। तो देखना हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि हम लोग का ये रिवीजन सीरीज है और आप लोग ये सब पढ़ चुके हो। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, एक पहले को फूड देता है और दूसरा पहले को शेल्टर देता है। एग्जांपल आपका लाइकेन हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा इन लेग्यूम्स रूट।
अब आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो होलोजोइक में क्या होता है, फूड इंजेस्टेड एंड देन डाइजेस्टेड इंटरनली। फूड इस प्रोसेस में बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग सबसे पहले देखना कि ह्यूमन बीइंग, अमीबा और एक पैरामीशियम, ये 3 एग्जांपल आपके बुक में है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे कहता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये एक हम लोग का 2 टॉपिक यहाँ पे याद रखना फोटोसिंथेसिस के बारे में। पहला हम लोग देखेंगे कि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब कि एनाबॉलिज्म होता है इसमें। दूसरा प्रोसेस है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। ये कौन करते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। अब देखना यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो ये हम लोग का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो कहाँ होता है ये बात पे हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है मेसोफिल सेल में। अब आपसे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेसोफिल सेल किसे कहते हैं। तो अगर मान लो ये हम लोग का लीफ है, इस लीफ को हम लोग इधर से काट दिए, काटने के बाद इसे फ्रंट साइड से देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लेड का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। इसी मेसोफिल सेल के अंदर हम लोग का प्लास्टिड होता है। उसी प्लास्टिड में क्या होता है, हम लोग का क्लोरोप्लास्ट होगा। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड होता है। अब याद रखना थैलाकॉइड के ग्रुप को ग्रैनम कहते हैं और उसी ग्रैनम के अंदर हम लोग का लाइट रिएक्शन होता है। तो ग्रैनम के अंदर हम लोग का लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा के अंदर हम लोग का डार्क रिएक्शन होगा। ये सब हम लोग को देखना है। अब उसके बाद देखेंगे इनसाइड द मेसोफिल सेल इट टेक्स प्लेस इन प्लास्टिड। मेसो सेल के अंदर ये प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड कैसा, तो क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड। आप क्लास 9 में पढ़े हो कि प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्लोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस जो ऑकर होता है वो थैलाकॉइड्स में होता है एंड स्ट्रोमा में होता है। अब हम लोग आगे आएंगे तो इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग बात करेंगे 2 रिएक्शंस की। पहला रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, दूसरा है लाइट रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले लाइट रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो लाइट रिएक्शन होता क्या, ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है जिसे हम लोग ग्रैनम भी बोल सकते हैं। इससे लाइट की रिक्वायरमेट होती है, इसीलिए इसका लाइट रिएक्शन नाम है। इसमें क्या होता है, मेन प्रोसेस है कि वाटर स्प्लिट होता है लाइट रिएक्शन में। एटीपी और एनएजीए एटीपी एंड NADPH भी यहाँ प्रोड्यूस होता है। अब NADPH का फुल फॉर्म आपको पता रखना है तो लिख लो निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और अगर ATP का फुल फॉर्म याद रखना है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग आते हैं डार्क रिएक्शन पे, बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। तो डार्क रिएक्शन में देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि ऑकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, डजंट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट। इसमें लाइट डायरेक्ट यूज नहीं होती। यूज ATP और NADPH फ्रॉम लाइट एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन से क्या होगा, ATP और NADPH ये यूज करेगा। CO2 फिक्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, और CO2 का यूज है ना यहाँ पे होता है। याद रखना CO2 का यूज यहाँ होगा और O2 कहाँ निकलेगा, O2 हम लोग का लाइट रिएक्शन में निकलेगा। अब हम लोग आएंगे इधर फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो लाइट से क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है किसमें, तो हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन्स में एंड ऑक्सीजन में। ये लाइट रिएक्शन में ऑकर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है कि फोटोलाइसिस किस प्रोसेस में होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको पता है कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और ये सेल के अंदर प्लांट में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अब इसके अंदर ये जो सिक्का टाइप का बंच होता है ना, सिक्का टाइप का बंच, तो एक को अगर उठाएंगे तो एक को हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं, और अगर यही पूरा बंच ग्रुप को उठाएंगे तो इसको हम लोग ग्राना कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्राना। अब उसके बाद इस ग्राना के बीच में ये हम लोग का लिक्विड मटेरियल है। तो ये देखना कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लिक्विड मटेरियल है बीच बीच में। तो जो लिक्विड मटेरियल हम लोग का रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा होता है और बीच में जो कनेक्शन जनरेट करता है एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड से जो जोड़ता है उसे हम लोग स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। अब आपका एक क्वेश्चन होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस में क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये इसी के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम लोग आते हैं क्विक समरी। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में होता है, प्लास्टिड में होता है, इसके अंदर थैलाकॉइड और स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैनम में होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। डार्क रिएक्शन की बात करें तो स्ट्रोमा में होगा, यूजेस ATP एंड NADPH। तो ATP और NADPH का यूज होता है और ग्लूकोज बनता है। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। रिमेंबर आप लोग ये जरूर याद रखना कि लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में और डार्क रिएक्शन ग्रैनम में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है वो
सभी टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। इस टॉपिक में है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग 5 किंगडम के हिसाब से बात करेंगे। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी, पांचवा था एनिमेलिया। तो 9 क्लास के किंगडम के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो नॉर्मली एनिमल्स में जो मोनेरा होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉफ होते हैं, और ऑटोट्रॉफ में कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, जैसे हम लोग का पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक होते हैं। एक हम लोग का साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो हम लोग के ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो बोथ एक्वेटिक भी आते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी आते हैं, मतलब सॉरी ऑटोट्रॉफ भी आते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो फंजाई में ज्यादातर आपका क्या होते हैं, ज्यादातर आपका हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और ये क्या करते हैं, डेट और डीके मटेरियल से अपना फूड एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल आपका मशरूम दिया हुआ था किसमें, तो सैप्रोफाइट्स में। उसके बाद अगर प्लांटी में हम लोग आते हैं तो ऑटोट्रॉफिक ज्यादातर होते हैं, कुछ प्लांटी ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ नहीं होते। एग्जाम्पल आपका है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक पैरासाइट प्लांट है। उसके बाद एनिमेलिया में ज्यादातर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, एक हम लोग का डायग्राम समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। फिर इसी टॉपिक को हम लोग आगे चलाते हैं। तो ये जो है न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन आप लोग को बताया गया है। प्रोटिस्टा में मेनली आप लोग का अमीबा के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब फूड। तो अमीबा फॉल्स फूड बनाता है और इससे क्या करता है, फूड को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसे अगर हम लोग बात करें तो इसे इंजेशन भी कहते हैं। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग का आई फॉर इंजेशन हो गया। उसके बाद इसको क्या करता है, तो ये डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे हम लोग का डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन भी होगा, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होगा। यहाँ पे एसिमिलेशन मतलब कि इससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सोखना और बॉडी में यूज करना, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है उसे इजेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल देता है। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस हो गया किसे, तो ये हम लोग का अमीबा का प्रोसेस हो गया। पैरामीशियम में भी इसी टाइप का होता है। फूड पार्टिकल्स इंटर थ्रू द ग्रूव, जो ओरल ग्रूव होता है छोटा सा छेद टाइप का, तो उससे फूड पार्टिकल्स आता है। फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड फ्रॉम द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। फूड वैक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल एंड डाइजेशन ऑकर। ये सेल के अंदर जाता है और डाइजेशन शुरुआत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम एनल पोर, और एनल पोर के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। अब हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है वो होती है माउथ से। तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि माउथ से शुरुआत होती है और खत्म होता है एनस पे। मतलब कि ये माउथ से लेकर एनस तक का पूरा पार्ट, कहां से कहां तक का, तो ये हम लोग का जो माउथ है, माउथ से लेकर ये हम लोग का एनस तक का पूरा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर तक का होता है। अब टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन होगा। उसके बाद रोल ऑफ एंजाइम, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब हम लोग देखेंगे। क्विक नोट में थोड़ा सा रिवीजन कर लो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज अ होलोजोइक टाइप, मतलब कि होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है किसमें, एनिमल्स में। फूड इज इंजेस्टेड, फूड क्या होता है, बॉडी के अंदर इंजेस्ट होता है, बॉडी के अंदर खाते हैं हम लोग, इनटेक करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एसिमिलेट होता है, उसको यूज किया जाता है, और क्या होता है, इजेस्टेड हो जाता है। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस है। अब देखना लाइफ प्रोसेस में हम लोग का पहला प्रोसेस जो एनिमल्स में पढ़े हम लोग, तो वो है न्यूट्रिशन। तो उसको हम लोग ह्यूमन में डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। तो लिखा है डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ breaking down complex food into simpler soluble substances that can be absorbed and utilized by the body। तो बॉडी से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है और यूटिलाइज होता है, इसे ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन में होता है। तो आप याद रखना कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखना एलिमेंट्री कैनाल का जो साइट है वो पहला है माउथ। माउथ के बाद उससे ही कहता है बक्कल कैविटी, जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है, जो कॉमन पैसेज होता है। एसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब क्या होगा, ये जो 3 पार्ट है इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलॉन, तीसरा होता है रेक्टम। ये 3 पार्ट के बाद हम लोग का रेक्टम में जाएगा और एनस में चला जाएगा। इसके बाद हम लोग का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म। अब देखना कि कौन सा ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, तो वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों को मिलाकर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये शुरू करता है कि फर्स्ट याद रखना कि हार्बीवोर्स का इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है, किससे, तो ओर्निवोर्स और कार्निवोर्स से।
तो क्यों होता है? तो हार्बीवोर्स के अंदर फाइबर का डाइजेशन होता है और फाइबर के डाइजेशन में टाइम लगता है, इसीलिए हार्बीवोर क्या करते हैं, फाइबर के डाइजेशन के लिए यूज करते हैं लॉन्ग इंटेस्टाइन का। और अगर कार्निवोर्स की बात करें तो वो फैट्स ज्यादा खाते हैं और मसल्स, सॉरी फैट्स नहीं बोल सकते हम लोग, समझ ले वो फूड में मीट ज्यादा खाते हैं। तो मीट जब वो ज्यादा खाएंगे तो उन लोग का ब्रेक डाउन होने में टाइम कम लगता है, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है। यही हम लोग जो है ओमनीवोर्स, तो ओमनीवोर्स में क्या होता है कि हम लोग फाइबर भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग का इंटेस्टाइन कार्निवोर्स से बड़ा होता है लेकिन हार्बीवोर्स से छोटा होता है। अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आगे आते हैं। तो ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर जो हेल्प इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं? तो पहला एलिमेंट्री कहना, दूसरा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे हम लोग का, सॉरी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जैसे टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ईटीसी। इसमें से हम लोग का ये जो है लीवर और पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये चार हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, मतलब कि यहाँ से कुछ सीक्रेशंस निकलता है। अब हम लोग शुरू करते हैं लेंथ से और डिवाइड करते हैं माउथ को, और माउथ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ हो जाएगा वो 9 मीटर तक का होता है। माउथ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहला टीथ में, दूसरा टंग में, तीसरा सलाइवरी ग्लैंड में। अब हम लोग अगर माउथ को देखते हैं तो पहला टीथ का पार्ट है, तो टीथ के पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे, टीथ का काम होता है पहला टीयरिंग, दूसरा कटिंग, तीसरा चीविंग, चौथा ग्राइंडिंग। तो हम लोग के टीथ 4 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। पहला होता है इंसीजर, ये कटिंग में हेल्प करता है, इसका जो क्वांटिटी होता है वो कितना होता है, 8 होता है। दूसरा होता है कैनाइन, ये टीयरिंग में हेल्प करता है, इसका क्वांटिटी 4 होता है। तीसरा होता है प्रीमोलर, ये हम लोग का क्रशिंग में या चीविंग में हेल्प करता है, तो इसका क्वांटिटी की अगर बात करें तो 8 4 12 और 12 ये 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ग्राइंडिंग में जो हेल्प करता है जिसे मोलर कहता है, वो हम लोग का टोटल 12 होता है। तो ये हम लोग का टोटल स्ट्रक्चर हुआ। अब एक बात मैं बता देता हूँ, ये सबका साइज हुआ और साइज और शेप के हिसाब से हम लोग डिवाइड किए हैं। तो टोटल 32 टीथ होता है ह्यूमन में। अगर बात करें बच्चों में, तो बच्चों में इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 0 होता है और मोलर 2 होता है। अब टोटल को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 into 4 8, तो इंसीजर 8 होगा, कैनाइन 4 होगा, प्रीमोलर 0 होगा और मोलर 4 होगा, मोलर 8 होगा। तो टोटल मिलाकर हम लोग का कितना हुआ, 20 हो चुका है। अब हम लोग आते हैं टंग पे। तो टंग में क्या होता है, ये मस्कुलर और फ्लेक्सिबल ऑर्गन्स है। ये क्या करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब कि फूड को मिक्सिंग में हेल्प करता है। और इसके ऊपर कुछ हम लोग का टेस्ट बड भी मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं टेस्ट बड किसमें, तो टेस्ट पहचानने में। और ये हम लोग का स्वेलोइंग में भी हेल्प करता है। तो ये सब हम लोग का टॉपिक था जो हम लोगों ने देखा। इसके बाद आते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड पे। तो नाम से ही पता चल रहा है ये सलाइवा सिक्रीट करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा क्या होता है, माउथ में जो हम लोग का फूड पार्टिकल्स होता है उसको नरम बनाता है और उसको क्या करता है, हम लोग को निगलने के लायक बनाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है। पहला होता है पैरोटिड, जो कान के पास होता है यहाँ पे। दूसरा होता है सबमैंडिबल, जो जॉ के नीचे होता है इस तरफ। तीसरा होता है सबलिंगुअल, जो जबान के नीचे होता है। ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है क्या, तो ये होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, तो वो माल्टोज में तोड़ते हैं किसको, स्टार्च को। माल्टोज क्या है, तो वो 2 पीस ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। अब इसी के ऊपर एक एंजाइम होता है जिसे माल्टेज कहते हैं। तो माल्टेज एक्ट करता है, तो ये दोनों ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सिंपल सिंपल एक एक ग्लूकोज बना देता है। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस होता है। अब आते हैं हम लोग इधर। तो इधर हम लोग का समरी है। तो डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग का तीत, जो हम लोग के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको क्या करता है, फाइन पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। तो ये हम लोग का फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स किसे कहते हैं, तो ये बायो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, बट रिएक्शंस के प्रोसेस को या तो स्पीड बढ़ा देते हैं या तो स्पीड घटा देते हैं। तो इसे एंजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स बॉडी के अंदर बनता है, इसीलिए इसे बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये रिमेंबर करने के लिए याद रखना कि गुड चीविंग के लिए गुड डाइजेशन होना जरूरी है। डाइजेशन एवरी एनर्जी ऑफ लाइफ, लाइफ का एनर्जी है, लाइफ के लिए एनर्जी है। अब आते हैं हम लोग एसोफेगस पे। एसोफेगस किसे कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम हम लोग का क्या है, तो इसका दूसरा नाम फूड पाइप है। तो एसोफेगस का दूसरा नाम हम लोग का फूड पाइप है। इसका लेंथ हम लोग का 25 सेंटीमीटर तक होता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करता है फैरिंग्स को स्टमक से। फूड मूव्स डाउन थ्रू इट्स पेरिस्टाल्टिस। ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है उसे हम लोग पेरिस्टाल्टिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे से रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड होता है, उस पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का माउथ से लेकर एनस तक का होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ में क्या होता है, इंजेशन होता है, मतलब हम लोग इंटेक करते हैं। चीविंग हम लोग खाते हैं। सलाइवा सिक्रीट होता है, तो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है,
तो वो माउथ से शुरू हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एसोफेगस पे। तो एसोफेगस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसोफेगस में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है स्टमक तक, और ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है। एसोफेगस में कोई सा भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये हम लोग का टोटल एसोफेगस तक देख चुके थे। अब आते हैं हम लोग स्टमक में। तो स्टमक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो इधर आते हैं स्टमक के टॉपिक पे। तो स्टमक का साइज अगर बताएं तो साइज इसका लगभग 1.5 लीटर फूड को पचाने का कैपेसिटी एक बार में होता है। उसके बाद ये जे शेप्ड ऑर्गन है जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखना जे शेप क्यों है, क्योंकि ये अगर स्टमक का ये शेप हम बना रहे हैं तो ये ऐसे करके जे शेप दिख रहा है हम लोग को, इसीलिए से हम लोग जे शेप ऑर्गन का है। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो जो हम लोग का स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक, और एक होता है बॉडी। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछेगा। उसके बाद आते हैं इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो इस स्टमक के अंदर 4 टाइप के लाइनिंग होते हैं, जिसमें हम लोग को 3 ही पढ़ना है। उस 3 में पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये क्या करता है, लाइनिंग को बचाता है, स्टमक की लाइनिंग को HCl से बचाता है। पैराइटल सेल HCl सिक्रीट करता है, ये HCl जर्म्स को किल करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए। तो उसके बाद चीफ सेल क्या करता है, सीक्रेट पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन का, तो ये इसको जो एक्टिव करता है वो HCl करता है। तो ये 3 हम लोग का स्ट्रक्चर देख चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे। तो HCl का काम क्या होता है, ये जर्म्स को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या होता है, पेप्सिन का, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, डायरेक्ट समझो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को दिखाता है, तो इनर लाइनिंग को बचाता है। उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग स्टमक का भी पोर्शन देख चुके हैं। तो स्टमक में हम लोग का क्या क्या 3 टाइप का सेल था, जो हम लोग म्यूकस सेल और पैराइटल सेल और चीफ सेल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग आएंगे और टॉपिक खत्म होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, इसे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है ड्यूडोनम। ड्यूडोनम सी शेप का होता है, ये 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसमें जो खाना आते हैं उसमें पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, और लीवर से बाइल डक्ट से बाइल जूस आता है। तो वो दोनों आकर मिलते हैं, और यहाँ पे डाइजेशन का मेन रोल प्ले होता है। यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाज क्या करता है, अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है, जो अमाइलेज कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो पेप्सिन कन्वर्ट करता है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट है, ये रिसीव करता है काइम को। काइम किसे कहता है, तो जिसमें एसिडिक मीडियम में जो फूड पर एसिड अटैक कर देता है उसी फूड को हम लोग काइम कहते हैं। मिक्स विथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या होता है कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ मिलते हैं और खाना को और अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। मेजर साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन, सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस यही होता है। उसके बाद जेजुनम की बात करेंगे। जेजुनम का साइज 2.5 मीटर तक का होता है। इसमें मेन साइट ऑफ होता है एब्जॉर्प्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, और इसमें माइक्रोविलाई बहुत सारे होते हैं। माइक्रोविलाई इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है जो ग्लूकोज को डिफ्यूजन के प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इलियम होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, लेकिन जेजुनम थोड़ा बहुत कॉइल्ड होता है। इलियम का जो साइज है वो 3.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ऐसे 3.25 भी हम लोग मानते हैं। तो एब्जॉर्ब विटामिन B12, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, कुछ साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन में भी रोल प्ले करता है। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो ये कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। उसके बाद क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। लिम्फ क्या करेंगे, लिम्फ फैट्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज का अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट करते हैं। तो ये हम लोग को जो जूस है ये पढ़ने का नहीं है। अब हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है हम लोग का वो है क्या, तो 3 पार्ट होते हैं। पहला था सीकम, और दूसरा था कोलॉन, तीसरा था रेक्टम। तो हम लोग जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे उसे हम लोग कहेंगे सीकम। सीकम में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां इलियम ओपन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। इसी सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसे वेस्टिजियल ऑर्गन तो कहा गया, लेकिन इसका बहुत सारा फंक्शंस भी होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर, उसे कोलॉन कहते हैं। कोलॉन हम लोग का क्या होगा, तो वो हम लोग का यहाँ से शुरू होता है। अब ये देखो, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसे असेंडिंग कोलॉन कहेंगे। ये इधर से इधर जा रहा है इसे ट्रांसवर्स कोलॉन कहेंगे। ये इधर से इधर जा रहा है इसे हम लोग डिसेंडिंग कोलॉन, और यहाँ पे एस शेप का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग सेगमॉइड कोलॉन कहते हैं। तो असेंडिंग कोलॉन ऊपर साइड जाता है, ट्रांसवर्स कोलॉन क्या करता है, तो यहाँ से जाता है, डिसेंडिंग कोलॉन यहाँ से नीचे आता है, और सिग्मॉइड कोलॉन एस शेप का होता है जो रेक्टम से ज्वाइन होता है। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर था। अब देखना, लार्ज इंटेस्टाइन में साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, और क्या होता है, वाटर का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल यही होता है। इसके बाद हम लोग कुछ एंजाइम्स का नाम देखते हैं। तो अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या तोड़ता है, तो वो ग्लूकोज में तोड़ता है। माल्टेज भी एक टाइप से, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा। सुक्रोज ये क्या करेगा, तो सुक्रेज एक एंजाइम है, ये सुक्रोज में तोड़ेगा। ये दोनों आप लोग याद मत रखना,
ये दोनों हम खुद बोल रहे हैं, याद मत रखना। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है अमाइनो एसिड में। तो यहाँ पे पेप्टोन्स लिखा हुआ है, तो पेप्टोन्स भी खराब नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए याद रखना ये अमाइनो एसिड में तोड़ेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ेगा। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। न्यूक्लियस आप लोग को याद करने का नहीं है, इसीलिए से भूल जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं और समरी देख लेते हैं एक बार। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे खत्म होता है। दोनों का लेंथ क्या होता है, दोनों के बीच का लेंथ लगभग 9 मीटर तक होता है। उसके बाद फूड मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रोकन डाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं, मेनली कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और रिमूव होते हैं एनएस के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे गुड फूड, गुड डाइजेशन, गुड हेल्थ, ये सब देख चुके हैं। लाइफ प्रोसेस में हम लोग रेक्टम, अपेंडिक्स और एनस के बारे में जानेंगे। अपेंडिक्स क्या होता है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक। तो वो कहाँ होता है, वो हम लोग का ये जो सीकम होता है, सीकम में लटका हुआ होता है। उसके बाद ये क्या होता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता डाइजेशन में, कहा जाता है ऐसा, लेकिन आज के दौर में स्टडी में पता चल रहा है कि इसका डाइजेशन में बहुत रोल होता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं तो ये एक लिम्फाइड टिश्यू है जो क्या करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। रेक्टम का काम देखेंगे, ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। रेक्टम हम लोग का 12 से 15 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। ये कुछ फीचर्स मटेरियल को कुछ देर तक के लिए स्टोर करता है। ये मस्कुलर वॉल होते हैं यहाँ पे, जो क्या करता है, उसको मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब ये वॉल क्या करता है, इसको प्रेशर जब आता है इंसान को इजेशन का, तो वो क्या करता है, वॉल ओपन होता है और ये रेक्टम से एनस में जाता है, और फूड का जो इजेस्टेड पार्ट है, जो निकलने वाला पार्ट है, वो निकल जाता है, जिसे फीकल मटेरियल कहते हैं। अब क्या होता है, रेक्टम के बाद हम लोग एनस पे देखेंगे। ये हम लोग का ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या होता है, टू स्पिंस्टर, यहाँ पे टू स्पिंस्टर होता है। ये सब आप लोग को याद नहीं रखना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा माइंड मैप आप लोग के लिए है यहाँ पे, माइंड मैप किस तरह से होता है सारा प्रोसेस। अब हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करें, जिनका नाम है लीवर और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके ड्यूडोनम में फिक्स होता है, सी शेप का ग्लैंड होता है। ये हेक्सोक्राइन ग्लैंड है या मीजोक्राइन बोलते हैं, मतलब कि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। अब देखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम ये कहाँ करता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम डाइजेशन में करता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम अगर देखें तो वो हम लोग का हार्मोन सिक्रीशन में करता है, जिसे इंसुलिन कहता है, वो ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, और ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से, तो फंक्शन। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और ये क्या करता है, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज कन्वर्ट करता है सबको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन का सिक्रीशन देख लो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, ये सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आप लोग खुद से ये पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लो मैं साइड हट जाता हूँ और ये आप लोग पढ़ लो, ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे हम लोग फंक्शन लीवर का। तो लीवर हम लोग का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर का एक कैप्सूल होता है, उसे हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, जो लीवर को कवर किए हुए होता है। लीवर क्या करता है, तो सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये कहाँ स्टोर होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि लीवर सिक्रीट बाइल जूस, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट के बड़े बड़े टुकड़े को ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। अब क्या होता है, लाइपेज उस पे एक्ट करता है और उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब मेटाबॉलिक फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं, तो ये होता है, अगर यहाँ पे हम लोग का नॉर्मली ये सब याद करने की बात नहीं है, जब याद करना है जो आप लोग को, वो ये है कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में रोल प्ले करता है। बस अब हम लोग का ये माइंड मैप है, एक एक करके आप लोग देख लीजिए और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन शॉर्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।